धन्यवाद। सभी को गुड आफ्टरनून। अतीत में दबे पाव हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था। सभी को गुड आफ्टरनून। हमने पढ़ा था ओम थानवी और हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। सिंधु नदी के तट पर 2 क्षेत्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उनकी जो खुदाई में मिला उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा वर्णन है। ठीक है। और सबसे पहले खुदाई का कार्य किसने किया? तो किसने किया था यहाँ पर? सबसे पहले खुदाई का कार्य में सबसे पहले जो निर्देश दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। खुदाई का कार्य किया था राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखो जितनी भी सभ्यता मिली है आप और भी पढ़ोगे, जैसे अपने राजस्थान में उस समय की सभ्यता कौन कौन सी थी? कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे। तो जितनी भी आप सभ्यता भी पढ़ोगे तो वो किसकी नदी, किसी ना किसी नदी के किनारे मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये भी सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें जितने भी खुदाई का कार्य किए हैं और उनमें जो इमारतें मिली है उन सबसे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, नगर नियोजन था वो कैसा था। ठीक है। तो यहाँ पर ही थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो जॉन मार्शल के निर्देश में खुदाई कार्य हुआ और सबसे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसका खुदाई का कार्य किया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खुदाई में निकला क्या क्या था। और कहते हैं जो यहाँ पर जो वस्तु खुदाई में यहाँ पर निकली है इससे संबंधित मिस्र और मेसोपोटामिया भी निकली है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मिस्र और जो मेसोपोटामिया है वहां पर और यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ ना कुछ संबंध है। या तो यहाँ पर व्यापार किया जाता था, ठीक है, नदी के माध्यम से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें यह बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, इमारतें मिली है जो अब तो टूट फूट गई है, लेकिन इमारतें मिली है। उसके बाद हमें मिली है सड़कें मिली है, धातु पत्थर की मूर्तियां, धातु की और पत्थर की मूर्तियां। सबसे पहले तांबा, ठीक है, यहाँ पर कौन सी धातु मिली है पूछा जाए तो तांबा। हमने पढ़ा था उस दिन कि जो तांबा मिला है मतलब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में ये कहा जाता है कि उस समय ना तो कोई चोरी डकैती का डर था। क्यों? क्योंकि उस समय मतलब लोगों में हिंसा नहीं होती थी। हिंसा का मतलब समझते हो? मार धाड़ नहीं होती थी, क्योंकि जो औजार हैं वो मिले तांबे के। तांबे के जैसे औजार में ये मिला है, खेती करने के जो औजार है, ठीक है, जिसमें हम बोलते कुल्हाड़ी, ठीक है, वो जो जिसको अपन बोलते हैं ना कुस वगैरह ये बोलते हैं जो अपनी देसी भाषा में, वो औजार, मतलब वो औजार जो खेती के कार्य में जो उपकरण काम आते हैं वो मिले हैं, लेकिन मतलब हथियार नहीं मिले औजारों में। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय तांबा प्रचलित भी था और तांबे से वस्तु बनी हुई मिली है, लेकिन हथियार कोई भी नहीं मिला। तो कहते हैं उस समय मतलब जो राजा था
वो बड़ा शांति प्रिय राजा था, मतलब नगर नियोजन के हिसाब से भी लगाया जाता है कि उस समय लोग थे, उनमें आपस में एक दूसरे को लेकर हिंसा का भाव नहीं था। तो हम यहाँ पर थे, बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें मिली है और सजावट का सामान मिला है, खिलौने आदि मिले। जिस स्तूप की खुदाई के उद्देश्य से बनर्जी, कौन बनर्जी? राखलदास बनर्जी वहां से इस स्थान तक आए और एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला। खुदाई तो किसकी की? सबसे पहले एक स्तूप निकला जो बौद्ध धर्म से संबंधित बताते हैं, और उसकी खुदाई करते करते ये सारी चीजें मिले। वह स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर। क्या कहा है कि एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला, वह स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर। एक स्तूप मिला है जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर है, और स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला। वह स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और खास हिस्से के एक सिरे पर है, जिससे पुरातत्व की भाषा में गढ़ कहा गया। उस स्तूप को ही क्या कहा गया है? गढ़ कहा गया। सारा शहर गढ़ से कुछ दूर बसा है। जहाँ वो स्तूप मिला है, स्तूप एक ऊंचे टीले पर है जिसको गढ़ कहा गया है, और जो पूरा नगर नियोजन है वो उससे काफी दूर है। अन्य इमारतें, चबूतरे के पश्चिम में सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर मिले हैं। यहाँ पर इमारतें टूटी फूटी मिली है। इसमें प्रशासनिक इमारतें भी मिली है, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार प्रमुख है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो पश्चिम में जो इमारतें मिली है वहां से प्रशासनिक कार्य चलाया जाता था, ठीक है। और जो पूर्व में मिलेगी जो बस्तियां जो नीचे टीले पर है, ये तो ऊंचाई के टीले पर थी, इसलिए थोड़ी बहुत खंडर में ही मिली है, ज्यादा खंडर नहीं हुआ था। लेकिन जो नीचे की इमारतें मिली है वो इनसे भी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, और कहते हैं वो नष्ट हो गई है। उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो मध्यम वर्ग था, मजदूर वर्ग था, वो नीचे रहते थे, और जो अमीर व्यक्ति थे और जो प्रशासनिक कार्य था वो एक ऊंचे टीले पर बने हुए थे जो पश्चिम में था। तो दो दिशाएं यहाँ पर, विपरीत दो दिशाएं बताइए कि जिसमें शासन व्यवस्था कैसे चलते थे। अब उसके बाद कहा है इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार प्रमुख है। यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का प्रतिनिधित्व एक महाकुंड मिला है। और सबसे बड़ी ये कहा गया कि वहां पर एक महाकुंड मिला है, और महाकुंड से अनुमान लगाया जाता है कि सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर यज्ञ करते थे। एक बहुत बड़ा महाकुंड मिला है, और कहीं नहीं मिला, आसपास वो एक ही मिला है। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर वो मतलब क्या महायज्ञ वगैरह करते थे। नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है। शहर की लगभग सभी सड़कें सीधी या फिर आडी है। सभी सड़कें क्या है? सीधी और आडी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, जिसे क्या कहा गया? वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। वास्तुकार क्या कहते हैं? इसे वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज भी चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है, मतलब इनकी तुलना आज के चंडीगढ़ और इस्लामाबाद से की जाती है ग्रिड शैली से। क्यों? क्योंकि यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई है, और यही पद्धति आज कहाँ मिलती है? चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। फिर नगर की बसावट, सिंधु की बाढ़ से बचने के लिए इस नगर की सभी इमारतें मानव निर्मित कच्ची पक्की ईंटों से बनाए ऊंचे टीलों पर बनाई गई है। इस नगर की चौड़ी सड़कें और लंबी गलियां, कमरे, रसोई, खिड़की, सीढ़ियां आदि तक संतुलित नियोजित शहर का सुंदर नमूना है। यहाँ पर जो घर मिले खंडर के रूप में, उनकी बनावट भी एक जैसी मिली है, मतलब जो अलग अलग घर मिले ना, तो उनका जो नियोजन, जो मतलब घर की बनावट है वो एक जैसी। महाकुंड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आकर्षण महाकुंड है, जो आधुनिक सभ्यता को भी अपने नियोजन के आगे नीचे दिखा रहा है। मतलब इतना बड़ा महाकुंड है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है? महाकुंड। क्यों है? क्योंकि ये 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इस कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में खुलते मुंह वाले 8 स्नान घर है। कितने स्नान घर बताए हैं? 8 स्नान घर बताए हैं। तीनों साधुओं के कक्ष, और जो तीनों तरफ उत्तर में एक दूसरे से विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे से विपरीत दिशा में
क्या है? 8 स्नान घर है। 3 और साधुओं के कक्ष पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और तीनों ओर, उस कुंड के तीनों ओर किसके कक्ष बने हुए हैं, किसके कमरे बने हुए हैं? साधुओं के। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंटों की बनी हुई है। जो कुंड का तल है ना, जो हमने कहा कि 7 फुट गहरा है वो, और जो उसकी दीवारें हैं वो चूने और पक्की ईंटों की बनी है। पानी की व्यवस्था दोहरे घेरे वाले कुएं से की गई है। पानी की व्यवस्था दोहरे घेरे वाले कुएं से की गई है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई है। जो कुंड का पानी था उसको बाहर निकालने के लिए क्या बनाई गई है? नालियां बनाई गई है, जो पक्की ईंटों की बनी और ढकी हुई है। उस समय भी देखो, नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है और ढकी भी हुई है। पानी निकासी का सुंदर ढंग इतिहास में पहले कभी नहीं मिलता। जो मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला है पानी निकासी का, मतलब पानी निकालने का, जो पक्की ईंटों की नालियां और ढकी हुई, तो कहते हैं ऐसा नमूना पहले इतिहास में कभी भी नहीं मिला। यहाँ तक क्लियर है? इसमें जो एक इम्पोर्टेंट नगर की बसावट, महाकुंड, और एक आपको जो ग्रिड प्लान है, ये पीछे हमारा क्वेश्चन है, ग्रिड प्लान किसे कहते हैं, वर्तमान में किससे तुलना की गई है। ठीक है। आगे देखो, प्राचीन बौद्ध स्तूप। प्राचीन बौद्ध स्तूप लगभग 2600 वर्ष पूर्व बना हुआ बौद्ध स्तूप इस सभ्यता की प्राचीनता को सिद्ध करता है। इसी आधार पर मतलब जो ये बौद्ध स्तूप निकला है ना, अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि भाई कितने साल पहले थी ये मतलब कि ये सभ्यता कौन सी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसका अनुमान देखो हम इस बौद्ध स्तूप से लगा सकते हैं। जो बौद्ध स्तूप मिला है ना, इस पे ये उत्कीर्ण किया हुआ है, मतलब पत्थर पे ये उत्कीर्ण कर देते ना। पहले आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, 10th में है ये चैप्टर अशोक के बारे में, हिस्ट्री में, कि उन्होंने अपने अनेक शिलालेख लगवाए। तो शिलालेख कोई कागज वागज पे थोड़ी छपते थे, पत्थर पर उकेरे जाते थे, जो बात थी वो पत्थर पर लिखी जाती थी। ठीक है, हाँ ऐसे। तो इस लगभग 2600 वर्ष पूर्व बना एक बौद्ध स्तूप इस सभ्यता की प्राचीनता को सिद्ध करता है। तो ये जो बौद्ध स्तूप मिला है ना, इस पे 2600 वर्ष लिखा है, उसी से अनुमान लगाया गया है कि जो हमारी ये सभ्यता है कितने साल पुरानी है, 2600। यह विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप है। यह एक मानव निर्मित पक्की ईंटों के चबूतरे पर स्थित है। मनुष्य का बनाया हुआ है, पक्की ईंटों पर स्थित है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए। जो चबूतरा बना हुआ है ना ये बौद्ध स्तूप, इसके ऊपर भिक्षुओं के कमरे बने हैं। ये स्तूप गढ़ के एक सिरे पर स्थित है। जो गढ़ है उसके एक सिरे पर स्थित है। क्योंकि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के केंद्र चार दीवारी के भीतर ही होते थे। मतलब जो राज्य सत्ता चलाई जाती थी, उस पूरे प्रशासन की जो सत्ता चलाई जाती थी, और धर्म सत्ता के केंद्र चार दीवारी के भीतर ही है। ये इमारत आज तक अपने मूल रूप में बची है, बाकी सब खंडर है। और ये इमारत आज भी बची हुई है, बाकी सब तो खंडर हो गई। अब आप अनुमान लगाओ 2600 साल पहले की इमारत और आज है वर्तमान में। सिंधु घाटी की कृषि और व्यापार। अब कहा जाता है कि कुछ है ना, वहां पर कहा जाता है कि पहले भी वहां पर कृषि होती थी। एक तो कहा गया वहां पर सूती वस्त्र मिला है, तो सूती वस्त्र से अनुमान लगाया जाता है कि वहां कपास की खेती की जाती थी, क्योंकि कपास से ही तो सूती वस्त्र बनता है। तो ये अनुमान लगाया गया कि भाई वहां फसलें में क्या क्या बोया जाता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता पशुपालक और खेती सभ्यता थी। जब वहां पर कहते खेती होती होगी तो वहां पर पशु भी होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पशुपालक और खेती सभ्यता थी। यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात, निर्यात का मतलब क्या है, भेजा जाना, दूसरे देशों में भेजा जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिस्र और मेसोपोटामिया में भी कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो यहाँ से लगाया जाता है कि यहाँ से व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ से सूती कपड़े का निर्यात होता था। सूत की कताई के साथ साथ रंगाई का कार्य भी होता था। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ कपास पैदा होता था। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, खजूर, तरबूजा और अंगूर भी पैदा किया जाता था। तांबे का ज्ञान होने से कृषि के औजार तांबे के बनाए जाते थे। धातु पूछी जाए ना, सबसे पहले लोहा तो बहुत बाद में आया था, संत में आया था लोहा। तो सबसे पहले धातु आई थी तो कौन सी आई थी, तांबा। ये सब उन्नत खेती अर्थव्यवस्था होने के प्रमाणिक होते हैं कि उस समय जो खेती थी वो बड़ी उन्नत
होती थी, ठीक है, अच्छी कृषि का कार्य था वो अच्छा होता था। फिर है जॉन मार्शल की पुस्तक। सन 1922 में खुदाई की निर्देशक जॉन मार्शल ने 3 खंडों में मोहनजोदड़ो की खुदाई का वर्णन किया। 3 अलग अलग वर्णन किसने किया? मोहनजोदड़ो। वर्णन किया जॉन मार्शल ने, किसका किया? मोहनजोदड़ो का, अलग अलग। इसमें एक बैलगाड़ी का चित्र भी दिया गया। सिंध प्रांत में 1 सदी पहले तक उसी तरह की बैलगाड़ियां का प्रयोग होता। अभी सिंध प्रांत वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो कहते हैं 1 दशक पहले, मतलब 100 साल पहले सिंध प्रांत में वैसी ही बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था जो खुदाई में मिली है। एक साबुत इमारत में इस सभ्यता में प्राप्त अनेक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई देखने के लिए, जिसमें खुदाई में प्राप्त तांबे और कांसे के बर्तन, काला पड़ा हुआ गेहूं। अब गेहूं मिले हैं, खुदाई में गेहूं मिले हैं, लेकिन वो गेहूं कैसे पड़ गए हैं? काले हो गए हैं। मोहरें भी मिली हैं, आज भी है ये वर्तमान में। वाद्य यंत्र मिले हैं, अगर भाई गाना बजाना भी होता था उस समय, संगीतकार भी थे। चाक पर बने विशाल मृद भांड। मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, चाक से बने हुए। जैसे अभी जो कुम्हार होता है वो चाक से मटकी बनाता है ना, ऐसी चाक से बने विशाल, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन। उन पर काले और भूरे चित्र की चौपड़ की गोटियां, ठीक है, वो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर काले और भूरे चित्र हैं उन पर। हाँ, और चौपड़ की गोटियां मिली है, खेलने की चौपड़ की गोटियां। दीपक मिले हैं, माप तोल के पत्थर मिले हैं, जो जिसको हम अपनी देसी भाषा में बाट बोलते हैं, ठीक है ना, बाट, हाँ, नापने तोलने के पत्थर। अभी भी आप देखते होंगे कई वो सब्जी तोलते हैं जब कई पत्थर का यूज नहीं करते, आधा किलो या 1 किलो। हाँ, नाप तोल के पत्थर। तांबे का आईना, मतलब कांच तो है लेकिन वो तांबे के उसमें जकड़ा हुआ है। तांबे का आईना। मिट्टी की बैलगाड़ियां। 2 पाटों वाली चक्की। 2 पाटों वाली चक्की समझते हो? हाथ से चलाई जाती है जो ये पकड़ के। कंघी। मिट्टी के कंगन। रंग बिरंगे पत्थरों के मनकोकार, मतलब पत्थर से काट काट के जो मोती बनाए जाते हैं, फिर उनसे जो माला बनाई जाती है। मनकों का मतलब होता है मोती, और वो कैसे मोती है? रंग बिरंगे पत्थरों। पत्थर के औजार आदि सभ्यता की समृद्धि के स्रोत है। एक आडंबर रहित सभ्यता। आडंबर रहित सभ्यता कैसे थी? कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था इस सभ्यता में, वो हमें कैसे पता चलता है? अजायब घर में औजार तो मिलते हैं। आप अजायब घर या संग्रहालय में आप कहीं भी देखने जाओगे तो आपको औजार तो मिलते हैं, पर हथियार नहीं। क्या नहीं मिले हैं इसमें? हथियार नहीं। अर्थात ये एक शांति प्रिय सभ्यता थी, इसलिए अनुमान लगाया जाता है जब एक भी हथियार नहीं मिला तो कहते हैं कि वहां पर जो वहां की सत्ता थी वो बड़ी शांति प्रिय सभ्यता थी। लेकिन कोई अनुशासन अवश्य था, वहां कोई ना कोई अनुशासन अवश्य था जिससे इतनी महान सभ्यता को जन्म दिया। यहाँ भव्य महल, मंदिर या राजाओं की समाधियां नहीं मिलती। ये नहीं है कि जैसे मतलब अब बाद में तो जो राजा हुए तो उनका सिंहासन सोने का मिलता है, ठीक है ना। हाँ, बाद में जैसे मुगल आए, रिया आए, तो उस समय तो देखते हो ना कि भाई उनका जो सिंहासन राजपाट था वो अलग ही था। लेकिन इनके समय में ना तो कोई भव्य महल मिला कि भाई राजाओं के लिए अलग से कोई महल का निर्माण किया गया हो, नहीं। कोई भव्य महल, मंदिर या राजाओं की समाधियां नहीं मिलती। नरेश के सिर पर साधारण मुकुट है, छोटी नाव है। मतलब जो नरेश वहां पर उसको साधारण छोटे छोटे मुकुट मिले, उससे अनुमान लगाया जाता है कि भाई छोटे से ही मुकुट हैं। छोटी नावें मिली है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर इस सभ्यता को लघुता में भी महत्ता की सभ्यता कह सकते हैं, मतलब आडंबर रहित सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। यह एक समर्थ नगर सभ्यता है। यहाँ के लोगों में कला का महत्व ज्यादा था। उनकी वास्तुकला, नगर नियोजन, धातु और पत्थर की मूर्तियां, खिलौने, सुगढ़ अक्षरों की लिपि और उनके सौंदर्य भाव को प्रस्तुत करते हैं। मतलब यहाँ के लोगों में कला का विशेष महत्व है। कला का विशेष महत्व कैसे बताया कि भाई जो हमें मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उन पर जो चित्र उकेरे गए हैं उनके आधार पर। दूसरा, जो नगर नियोजन है, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से नगर नियोजन बनाया गया है, उसके आधार पर। और धातु और जो पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है, उसके आधार पर। और तीसरा, जो नगर नियोजन है, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से नगर नियोजन बनाया गया है, उसके आधार पर। और धातु और जो पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है, उसके आधार पर। और तीसरा, जो नगर नियोजन है, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से नगर नियोजन बनाया गया है, उसके आधार पर।
जो पत्थरों से जो मनकों के जो मोती बनाए गए हैं, जिनसे हार बनाया गया है, उसके आधार पर। पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीके क्षेत्र और डीकेजी क्षेत्रों में शहर का विकास दिखाया गया है। ये दो क्षेत्रों के नाम है और काशीनाथ दीक्षित ने यह खुदाई का कार्य किया है। 33 फुट चौड़ी बहुत लंबी सड़कों के दोनों ओर घर है, और सबसे बड़ी बात है 33 फुट चौड़ी सड़कें। 33 फुट चौड़ी कितनी होती है, और उसके दोनों ओर घर है, लेकिन सड़क की ओर दरवाजा नहीं खुलता। उनकी विशेषता ये है कि उन घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते, दरवाजे अंदर गली में खुलते हैं। सड़क के दोनों ओर समानांतर बनी तथा ढकी हुई पक्की नालियां हैं। हर घर में स्नान घर और बस्ती में कुएं बने हैं। हर घर में क्या है, स्नान घर है, और बस्ती में क्या बने हुए हैं, कुएं बने हुए हैं। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। कितने कुएं हैं, लगभग 700 कुएं हैं। ये जल सभ्यता ही कही जाती है। 700 कुएं कम नहीं होते, इसलिए कहा गया कि यह जल सभ्यता भी कही जाती है। डीकेजी क्षेत्र में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। जो डीकेजी क्षेत्र में मिली है, उनकी घरों की दीवारें क्या है, ऊंची मोटी है। 2 मंजिल के मकान रहे हैं। अधिकतर 30 गुना 30 फुट के मकान, कितने हैं, 30 बाई 30 के मकान हैं। मुखिया के घर में 2 आंगन और 20 कमरे, और जो वहां का मुखिया बताया जाता है उसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। घरों की खिड़की और दरवाजों पर छज्जे नहीं है। अच्छी बारिश होती थी पर पानी की अधिकता थी, इसलिए तो जल सभ्यता कहा गया। 700 कुएं थे, अच्छी बारिश होती थी उसमें। समापन, सिंधु के पानी की रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया, और यहाँ क्षार और दलदल की समस्या हो जाने से मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना भी कठिन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। हम इसके पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें आपका 3 या 4 नंबर का इसमें से बैठेगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें 2 शहर, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन भी, 2 शहर थे, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। खुदाई में प्राप्त अवशेष बताते हैं 3 नगरों में भट्टी में पकी हुई एक विशेष आकार की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण और स्नानगार बनाने में और कुएं के निर्माण में, नालियों में और भंडार घरों में बनाने में किया जाता है। कि जो भट्टी में पकती है ना, उन ईंटों का प्रयोग इनकी इमारतें बनाने में किया गया है। चाहे तो आप नालियां ले लो, ठीक है, इमारतें ले लो, स्नान घर ले लो, और जो महाकुंड बनाया हुआ है वो ले लो, इन सब में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियां माल ढोती थी। अनेक वस्तु का आयात और निर्यात होता था। जो चौड़ी सड़कें थी उस पे बैलगाड़ियां हैं, वो माल ढोती थी। पहले जो माल था वो किसके आधार पर लिया जाता था, बैलगाड़ी के आधार, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपको मैं बता दूं, कालीबंगा में भी बैलगाड़ियों, हमें कैसे पता चला उस समय बैलगाड़ियां, जो बैल है ना, बैल, उनकी खोपड़ियां पाई गई। हाँ, कालीबंगा, कालीबंगा स्थान मोहनजोदड़ो में ही आता है, जो हमारे राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ में। तो वहां पर भी अवशेष मिले हैं। उसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जो व्यापार होता था वो बैलगाड़ी के माध्यम से होता था। अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। उन्नत खेती थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नान घरों से पानी की निकासी ढकी हुई नालियों से होती थी। मतलब देखो, स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा जाता था कि जो नालियां थी वो ढकी हुई होती थी, उसी के कारण। स्वच्छ जल के लिए कुओं का निर्माण किया गया था। अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुएं उनकी समृद्धि की कहानी कहती है। यहाँ के लोग कांसा, तांबा आदि धातुओं से परिचित थे। कौन कौन सी धातु से थे? अब दूसरी धातु का नाम आया, तांबा तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, कांसा और आया कांसी, ठीक है। तांबा और कांसा आदि धातु से परिचित थे। लोहा मत लिख देना, सोना चांदी मत लिख देना, अभी 2 ही धातु आई। चाक पर बने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे। चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल के पत्थर, पाटों वाली 2 पाटों वाली चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थरों के मनकों के हार, सोने के गहने, ये सब चीजें एक साधन संपन्न सभ्यता की निशानी है।
परंतु एक सादगी से भरी सभ्यता होने के कारण इसको भव्य नहीं माना गया है। छोटे मकान, राजाओं और महंतों की विशाल समाधियां, राजप्रसादों और भव्य मंदिरों का अभाव, नरेश के सिर का छोटा सा मुकुट, छोटी नावें आदि इस भव्यता के आडंबर से रहित बनाती है। कि राजाओं में मतलब रईसपन वाली अपनापन नहीं था राजाओं में, इसलिए कहा गया कि जो राजा भी थे वो एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन व्यापन करते थे। यह सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। समझिए, कोई राजा का दिखावा नहीं था, यहाँ राज पोषित न होकर और किसी धर्म पोषित न होकर, कोई धर्म का भेदभाव नहीं था। ठीक है, केवल समाज पोषित थी, समाज को एक साथ लेकर चलना। अतः साधन संपन्न होते हुए भी ये भव्य नहीं कही जा सकती। साधन संपन्न होते हुए भी ये भव्य नहीं कही जा सकती। इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में अधिक नहीं रही क्योंकि यह भव्यता का आडंबर कतई नहीं था। इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में अधिक नहीं रही, क्यों? क्योंकि यह भव्यता का आडंबर नहीं था। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि भाई सभ्यता तो अच्छी थी, लेकिन एक बार तो एक पहलू में तो कहा गया कि भाई आडंबर रही थी, बड़ी अच्छी सभ्यता थी। दूसरे पहलू में ये कहा गया है कि भाई इसमें मतलब जो राजा और जो महंत वगैरह हैं, उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली यहाँ पर, ना हमें कोई भव्य बड़े कोई वो मिली है, मतलब बड़ी इमारतें नहीं मिली हमें। ठीक है, जो मुकुट है वो भी छोटा मिला है, जो कहते हैं उस समय नाव का प्रयोग करते थे वो भी छोटी मिली है। उस आधार पर कहते हैं कि इसको क्या नीचे वाली लाइन पढ़ना है, इसकी संपन्नता की बात इसलिए चर्चा में अधिक नहीं क्योंकि यहाँ भव्यता का आडंबर कतई नहीं। मतलब जो राजा थे वो एक समाज की तरह, समाज के साथ ही एक आम व्यक्ति की तरह जीवन यापन करते थे, तो कहते हैं इसलिए अधिक चर्चा में नहीं रही। दूसरा क्वेश्चन बोलो, पहला क्लियर है क्वेश्चन? पहला तो क्लियर ही होगा जो चैप्टर में आया वो है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मैं पढ़ देती हूँ, बिल्कुल वही है आंसर, आपको वही मिलेगा, कोई एक दो लाइन अलग मिलेगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वहां के निवासियों को कला प्रेमी और सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है। कहा कि वहां के जो निवासी वो कला प्रेमी है। कला प्रेमी क्यों है? उनकी कलाओं का वर्णन किया गया है, जैसे हमने पढ़ा था मिट्टी के बर्तन हैं, उन पर जो चित्र काले और भूरे रंग के जो चित्र उकेरे गए हैं, उनकी कला का ही तो है। जो साज सामान के जो मिला है, मोती के मनकों का जो हार मिला है वो उनकी कला ही तो है, जो औजार मिले हैं वो उनकी कला ही तो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वहां के निवासियों को कला प्रेमी सुरुचि संपन्न सिद्ध करती है। खुदाई में प्राप्त पूरा अवशेष इस धारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त नगर पुण्यतः नियोजित हैं। चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ समांतर बनी पक्की ढकी हुई नालियां हैं। स्नान घरों से निकला मैल या जिसको अभी आ रहा है। ऊंचाई पर स्थित बौद्ध स्तूप, ज्ञानशाला, कोठार, 2 मंजिला भवन, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। बिल्कुल वो का वो आ जाएगा जो आपने ऊपर पढ़ा है। नीचे वाली लाइन से देखो एक बार यहाँ पर, अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। यहाँ के निर्माण और वस्तुओं में आकार की भव्यता न होकर कला की भव्यता देखी जा सकती है, जो राजमहलों और मंदिरों में होती है और जो वास्तव में समाज पोषित ही होती है। अतः उन्हें कला प्रेमी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। दोनों क्वेश्चन सेम है, पहला और दूसरा। ठीक है, तीसरा देखो, पुरातत्व की किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? किस आधार पर? कि भाई वो खेती करने के उपकरण तो मिले हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि उस समय
जो राजा थे उनमें कोई युद्ध वगैरह नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसे औजार मिले ही नहीं। समझ गए? हाँ, तो वही है इसमें। सिंधु घाटी में खुदाई में द्वारा प्राप्त सभ्यता के अवशेष जो अजायब घर है संग्रहालय में, आज भी संग्रहालयों में रखे हुए हैं। उनमें अनेक कलापूर्ण वस्तुओं का होना तो मिलता है, लेकिन यहाँ की प्रदर्शित वस्तु में किसी प्रकार के हथियार नहीं मिलते। समझ गए? हथियार नहीं मिलते। इससे सिद्ध होता है कि वहां राजतंत्र जैसा कोई सत्ता का केंद्र नहीं था। मतलब कोई राजा नहीं था, प्रभावशाली राजा नहीं था कि वो अपने मतलब कि दबाव के कारण मतलब वहां के जो प्रजा है वो कार्य करती है, नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां स्वतः अनुशासन था, मतलब लोगों में अपने आप ही अनुशासन था वहां, जो ताकत के बल पर नहीं हो सकता। जो ताकत के बल पर नहीं हो सकता। पुरातत्व के विद्वान मानते हैं वहां कोई सैन्य सत्ता नहीं थी, कोई सैनिक नहीं थे, मगर अनुशासन जरूर था। जैसा कि वहां की नगर योजना, जैसे कि आपने देखी है कि वहां की नगर योजना, वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प मतलब जो भी उनके चित्रित जो भी वस्तुएं मिली है वो, मोहरें, पानी की निकासी, स्वच्छता का बोध आदि सामाजिक व्यवस्थाओं की एक रूपता को देखकर अनुभव होता है। दूसरी सभ्यता के पुरावशेषों में राजतंत्र की ताकत को दिखाने वाले राजप्रसाद मंदिर, मूर्तियां, पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ से वस्तुएं नहीं मिली है, यहाँ की मूर्तियां और औजारें, नावें आदि छोटी हैं, और यहाँ के जो नरेश के सिर का मुकुट भी है वो भी छोटा है। ठीक है? अतः सिंधु सभ्यता ताकत से अनुशासित न होकर समझ से अनुशासित सभ्यता। समझ गए? मतलब लोगों में कहते हैं वहां अपने आप ही अनुशासन था, कोई राजा का दबाव प्रभाव नहीं था। कोई अलग क्वेश्चन होगा वो बताती हूँ मैं आपको। आपका कल का होमवर्क सुनो पहले। पाठ्य पुस्तक की 3 तो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, ये आपको पढ़ के आना है। जहां भी कोई समस्या हो तो बता देना, एक मिनट में फिर समझा दूंगी। ठीक है? अब इसमें देख लेते हैं कुछ अलग से हो। सातवां वही है, नदी, कुएं, स्नान घरों, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है। हाँ, क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लगभग 700 कुएं मिले हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन ही देखो एक बार। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की, पहले मैंने होमवर्क बता दिया आपको, पाठ्य पुस्तक के पूरे क्वेश्चन पढ़ के आनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। यहाँ से आप इतिहास को नहीं, इसके पार झांक रहे। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पूर्व विश्व में, आप ध्यान देना यहाँ थोड़ा अलग है ये। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पहले मिस्र और मेसोपोटामिया जो इराक की सभ्यता को ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता माना जाता है। विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानी जाए तो वो किसकी मानी जाती है? मिस्र और मेसोपोटामिया की मानी जाती है। इससे भी अच्छी तरह से नगर नियोजन, इससे भी सुव्यवस्थित नगर नियोजन, मतलब कोई वस्तु इससे भी श्रेष्ठ मिली है। इससे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। इसलिए विश्व में सबसे पहले किसको कहा जाता है कि किसकी सभ्यता सबसे अच्छी है? मिस्र और मेसोपोटामिया की। परंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने उसे विश्व की सर्वोच्च सभ्यता सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद सबसे पहले तो वही थी पहले नंबर पर, इसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज हुई। ठीक है? तो कहते हैं सिंधु सभ्यता की खोज ने उसे विश्व की सर्वोच्च सभ्यता सिद्ध कर दिया है। क्यों? किस कारण अब ये श्रेष्ठ हो गई? पहले जब खुदाई हुई तो सबसे पहले श्रेष्ठ कौन सी थी? मिस्र और मेसोपोटामिया। जब सिंधु घाटी सभ्यता में बाद में खुदाई हुई तो कहते हैं इसने विश्व में सबसे सर्वोच्च शिखर पर है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों है वो हम पढ़ेंगे। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ की नगर नियोजन कला अपूर्व है। नगर नियोजन हमने पढ़ा था कि जो नगर नियोजन था
उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर भी न खुलकर गली में खुलते थे। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो नगरों के जो घर बने हुए थे वो एक जैसी शैली थी उन घरों की। यहाँ की चौड़ी और सीधी सड़कें, चौड़ी और सीधी सड़कें जिसको हमने क्या कहा था, ग्रिड प्लान, जो आज की चंडीगढ़ और इस्लामाबाद से आगे तुलना की गई है। तो यहाँ की चौड़ी और सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के पंक्तिबंद मकान, पक्की ईंटों से बने हुए एक ही पंक्ति में मकान, कुछ मकान 2 मंजिले के भी बने हैं, जहां तक अधूरी सीढ़ियां बनी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले घरों की सीढ़ियां टूट फूट गई है। जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो सीढ़ियां हैं वो टूट फूट गई। अब खोद देंगे तो देखो कुछ टूटेगा भी। उन पर होकर मकान के ऊपर तक जाना संभव नहीं है, किंतु ये टूटी और अधूरी सीढ़ियां हमें सभ्यता के विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण अवश्य उपलब्ध कराती है कि उस समय सीढ़ियां भी थी। ये प्रमाण हमारे यहीं पर मिले। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब दोनों आ गया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु का मतलब है ऊपर से एक नदी जाती है, आपने पढ़ा होगा सिंधु नदी, अपने जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान की। उसकी सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास, ये सब उसकी सहायक नदी। तो इस सभ्यता की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण अवश्य उपलब्ध कराती है, क्योंकि टूटी फूटी सीढ़ियां कहीं नहीं मिली, वो केवल मोहनजोदड़ो में मिली। दुनिया की छत पर होने का तात्पर्य यही है कि यह संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता, कि उस समय मतलब 2 मंजिला मकान भी होते थे। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। इतिहास में जिन सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है उससे भी पूर्व यह सभ्यता विकसित हो चुकी थी। क्या कहा है कि इतिहास में जिन सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है उससे भी पहले यह सभ्यता विकसित हो चुकी थी। हर घर में स्नान घर हुआ और जल निकासी के लिए ढकी नालियां, रसोई घर, कोठार, उच्च वर्ग मुखिया का बड़े आंगन, जो उच्च वर्ग का मुखिया था उसके क्या मिलते थे, हमने पढ़ा था 2 बड़े आंगन और 20 कमरे मिलते थे। इतर वर्ग के नीचे मकान, इतर वर्ग मतलब जो छोटे जाति थी, ठीक है, समझ गई, मतलब छोटी जाति मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे, ठीक है, जैसे मजदूर जो थे, वो इतर वर्ग के नीचे मकान, स्तूप, महाकुंड, जिसके आसपास स्नान घर बने हैं, आभूषण, औजार, बैलगाड़ी आदि सभी वस्तुओं के कारण सिंधु सभ्यता विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता सिद्ध हुई। आभूषण, औजार, बैलगाड़ी आदि सभी वस्तु कारण सिंधु सभ्यता विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता सिद्ध हुई। अतः ज्ञात इतिहास में जो ईसा से पूर्व 4वीं सदी तक माना जाता है, से पहले भी कोई सभ्यता अपनी श्रेष्ठता लिए संसार में थी। 4वीं सदी से पहले भी कोई सभ्यता संसार में थी, उसका प्रमाण सिंधु घाटी की खुदाई से मिलता है। इसलिए लेखक का उपयुक्त कथन बिल्कुल उचित है। ठीक है। और बताओ, कुछ समझ नहीं आया हो? आप इस चैप्टर को भी रीड करना, ठीक है, बुक से एक बार चैप्टर रीड करना। हाँ, सभी करेंगे। ठीक है, अब मैं कल से बोलूंगी मैम को, अपने टाइम से होगी अपनी क्लास जब भी होगी, ठीक है। हाँ, अभी मैं भी पढ़ाऊंगी तो टाइम से ही पढ़ाऊंगी, बिना टाइम नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत हो? हाँ बेटा, इसका सारांश लिखना है। ये वेरी गुड, आपने याद दिला दिया। आपने 2 ही बच्चों ने लिखा है, मेरे पास 2 के ही आए हैं, महाई और अनिद्या, बाकी बच्चों ने नहीं लिखा। अभी कई तो आज ही क्लास ले रहे हैं। संतोष, एक गुनगुन। भाई आप अपना वर्क क्यों नहीं करते? ये पाठ का सारांश जो आज बताया है यही करना है आपको।
ठीक है। अतीत में दबे पाँव, एक बार इसको पढ़ना है, उसके बाद खुद पॉइंट बनाना है। और उसके बाद मेरे पास भेजना है। ठीक है। और एक बार आप जो आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हैं, एक बार इनको रीड करना, नहीं समझ में आया फिर पूछना। 4-5 तो मैंने करा दिए हैं, आगे जरूर देखना इसको। अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ चलो ठीक है बेटा। ओके। हाँ ठीक है, अब रेगुलर रहना है।